प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 6 जिसका नाम है त्रिभुज, उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे प्यारे बच्चों एक बात नोट करने वाली है कि आपके सिलेबस से इस वर्ष के लिए जो परिमेय 6.6 है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित और परिमेय 6.9 जो पाइथागोरस परिमेय का विलोम है वो आपके सिलेबस से इस साल के लिए हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी आपके लिए सलाह है कि आपको इन परिमेय के रिजल्ट का जरूर पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके आगे भी काम आएंगे। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर 6 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है वो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले हरियाणा बोर्ड के जितने भी पेपर आप देखोगे उनमें सभी में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों का के क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रम से 36 वर्ग मीटर और 49 वर्ग मीटर है तो उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। अब प्यारे बच्चों इनके क्षेत्रफल दे रखे हैं 36 वर्ग मीटर और 49 वर्ग मीटर, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो गया 36 अनुपात 49। 36 अनुपात 49 उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। अगर हमें इनकी भुजाओं का अनुपात निकालना है, समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 वर्गमूल 7। तो बड़ी आसान सी बात है कि अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, भुजाओं का अनुपात निकालना है तो आपको वर्गमूल करना है। और अगर आपके पास भुजाओं का अनुपात दे रखा है और क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो आपको वर्ग करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्षेत्रफल दे रखे थे तो हमने क्षेत्रफलों का अनुपात लिखा और उसका वर्गमूल कर दिया तो भुजाओं का अनुपात आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 6 अनुपात 7। तो पहला है 36 अनुपात 49, ये तो क्षेत्रफल ही है तो यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात है। दूसरा है 7 अनुपात 6, नहीं हमारे पास 6 अनुपात 7 है तो यहाँ पे 6 अनुपात 7 यानी कि सी ऑप्शन है जो वो हमारा सही ऑप्शन है। डी में है 49 अनुपात 36, ये भी नहीं है तो सी हमारा राइट ऑप्शन है। तो ये हो गया पहले बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 5 अनुपात 9 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात डैश होगा। अब देखो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफलों का अनुपात अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81, तो 25 अनुपात 81। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारे पास 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दी गई आकृति में ए बी समांतर है क्यू आर के। एक आकृति दी हुई है जहां पे ए बी क्यू आर के समांतर है। ए पी बराबर है 3 सेंटीमीटर, ए पी ये 3 सेंटीमीटर है। ए क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। बी आर ये 4 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो बी पी इसकी लंबाई होगी, ये निकालनी है। इसको अगर हम एक्स मान लें क्योंकि ए बी और क्यू आर समांतर है तो समानुपातिकता परिमेय लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पी ए बटे में क्यू ए, इसके बटे में ये पी ए बटे में ए क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू ए लिख ले। ठीक इस तरह से पी बी बटे में बी क्यू या पी बी बटे में बी क्यू लिख लो या आर बी लिख लो, एक ही बात है। अब आप देखें ये कितना है हमारे पास 3 और ये कितना है हमारे पास 5। इसका मान हमें निकालना है x और ये हमारे पास कितना है 4। तो आर पार गुना कर दी, 5x बराबर है 4 तो ये 12, x बराबर है 12 बटे में 5। जब इसको सोल्व करेंगे 5 दूनी 10 दशमलव और 5 चौके 20 तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास पीबी का मान आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने आधारभूत समानुपातिकता परिमेय यूज कर लिया कि इसके बटे में ये और इसके बटे में ये। यहाँ पे पी ए बटे में ए क्यू भी कह सकते हैं, पी बी बटे में बी आर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पी ए बटे में क्यू ए लिख लिया और पी बी बटे में
RP लिख लिया और उनके मान रख के इसको सोल्व कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया 2.4। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अब आप सोचें कि कौन से त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। अब कैसे? समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों, अगर आप देखें कि समबाहु त्रिभुज में जो संगत भुजाएं हैं, अब मान लो यहां पे आप देखो, एक तो बात आप ये देखें कि जो समबाहु त्रिभुज होगी उसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा। मान लो ये 3 सेंटीमीटर भुजा वाली है और ये 5 सेंटीमीटर भुजा वाली है, लेकिन प्रत्येक कोण तो यहाँ पे कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। यहाँ पे भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है वो कैसी होंगी? समरूप होंगी। समकोण, समद्विबाहु और विषम बाहु में ये बात नहीं कही जा सकती। तो सभी समबाहु त्रिभुज कैसी होती है? समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप, यानी कि एक जैसा रूप। बड़े छोटे तो हो सकते हैं लेकिन रूप है एक जैसा हो। तो समरूपता के जो नियम है, अगर वो आपके क्लियर है कि कौन कौन से नियम है, भुजा भुजा भुजा, कोण कोण कोण, तो इस तरह से जो समरूपता के जो नियम है वो सारे आपके क्लियर होने चाहिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक और सलाह है आपके लिए कि हर एक चैप्टर के अंतिम पेज पर सारांश दिया होता है, समरी दी होती है, आप उसको भी जरूर करें। आपके सारे कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर होते चलेंगे। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी वृत्त डैश होते हैं। अब प्यारे बच्चों, एक वृत्त तो जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, लेकिन इनकी शेप भी बड़ी छोटी है, आकार इनका बड़ा छोटा है, लेकिन देखने में तो एक जैसे ही है। तो यानी कि सभी जो वृत्त है वो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते। सर्वांगसम तो तब होंगे जब उनकी त्रिज्या बराबर होगी, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या तो कम ज्यादा है, तो ये सर्वांगसम तो हो ही नहीं सकते। तो सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया निम्न में से कौन सी त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। तो हमारे पास भुजाएं दे रखी हैं और हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी समकोण त्रिभुज नहीं है। तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या विशेष गुण होता है? प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखो, 5 पहला ऑप्शन ले, 5 का वर्ग तो हो गया 25, 12 का वर्ग हो गया 144 और 13 का वर्ग हो गया 169। तो जब हम इसको जोड़े, 25 और 144 को जोड़े तो 169 आ जाएगा। यानी कि इसका वर्ग जमा इसका वर्ग इसके वर्ग के बराबर हो गया, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया, यानी कि समकोण त्रिभुज है। ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ये तो यानी कि ये तो समकोण त्रिभुज है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहां से 9 से हमारे पास 81 आ जाएगा, 10 से हमारे पास 100 आ जाएगा और 11 से हमारे पास 121 आ जाएगा। किन्हीं भी दो का जोड़ तीसरे के बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग रही। तो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज नहीं होगी। आगे देखते हैं। यहाँ पे 9 से हमारे पास 81 हो जाएगा, 12 से हमारे पास 144 हो जाएगा और 15 से 225 हो जाएगा। अगर इनको जोड़ के देखें हम, 4 और 1 5, 14 और 8 22, तो 225। ठीक है, ये भी तो इसका वर्ग जमा इसका वर्ग इसके वर्ग के बराबर है, यानी कि ये हमारा कर्ण थे। ये भी समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए, अगर 24 का वर्ग 576 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है और 26 का वर्ग 676 होता है। तो 576 और 100 676 हो जाएंगे। ये भी 676, यानी कि इसका वर्ग और इसका वर्ग इनका योग इसके वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लग गई, यानी कि ये भी समकोण त्रिभुज है। यानी कि बी हमारा राइट ऑप्शन है कि यहां से जो त्रिभुज मिलेगी उसमें किन्हीं भी दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं है, यानी कि ये जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज नहीं है।
तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि संदीप उत्तर की तरफ 7 मीटर जाता है और फिर पूर्व की तरफ 24 मीटर जाता है। बताइए कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या कहा गया है कि संदीप है जो वो 7 मीटर उत्तर की तरफ जाता है। देखो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। यहां पे आरंभिक यहां पे मान लेते हैं। तो 7 मीटर कहा गया वो उत्तर की तरफ, यहां गया ये 7 मीटर, और फिर वह पूर्व की तरफ, पूर्व इधर है, कितनी दूर गया 24 मीटर। तो यहां से यहां तक वो 24 मीटर गया। उसके बाद पूछा गया कि आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये हमें ये दूरी बतानी है। प्यारे बच्चों आप देखो ये हमें हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होगी, यहां पे समकोण है, यानी कि ये कर्ण है हमारे पास, यानी कि कर्ण, इसको अगर हम x मान लें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि x का वर्ग किसके बराबर होगा, 7 के वर्ग और 24 के वर्ग के। तो x का वर्ग हो गया 49 और 576, ये हो गया 625। तो x आ गया वर्गमूल 625। प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये आ गया हमारे पास 25। प्यारे बच्चे वो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर होगा, 25 मीटर की दूरी पर होगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देख ले, 24 मीटर, 25 मीटर, 26 मीटर, 27 मीटर। तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिया हमने, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। स्टेटमेंट दे दी कि किसी त्रिभुज में, चलो इसको बना लेते हैं, त्रिभुज है ABC। इसमें क्या कहा गया, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। यह है आधारभूत समानुपातिकता परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय का विलोम और पाइथागोरस परिमेय का विलोम। तो प्यारे बच्चों अब ये तो क्लियर हो गया कि देखो भुजाओं के वर्गों की बात हो रही है, यानी कि ये तो ये या तो ये जो पाइथागोरस परिमेय है या फिर उसका विलोम है। ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात, क्योंकि आधारभूत समानुपातिकता परिमेय या उसके विलोम में तो अनुपात की बात होती है, यहाँ वर्गों की बात होती है। अब हमारे पास जो पाइथागोरस परिमेय है, पाइथागोरस परिमेय में क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये तो है पाइथागोरस परिमेय। अब इसमें तो समकोण त्रिभुज में पहली बात कह दी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे उसका विलोम नजर आ रहा है। देख लो यहाँ क्या कहा गया है कि यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, यानी कि ये पाइथागोरस थ्योरम का विलोम है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा पाइथागोरस परिमेय का विलोम, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहले बच्चों वैसे तो जो परिमेय 6.9 है वो पाइथागोरस परिमेय का विलोम है, वो आपके इस साल के सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन फिर भी हमने इसमें दोनों ही परिमेय के बारे में बात कर लिया कि पाइथागोरस परिमेय के बारे में भी और विलोम के भी, क्योंकि एटलीस्ट बेशक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है लेकिन आपको उसकी स्टेटमेंट और उसके जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहले बच्चों ये था हमारे पास चैप्टर 6 त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।
प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहो तो एक बार वीडियो को पॉज करके इन 9 क्वेश्चंस को सोल्व करके देख सकते हो और फिर उसको सॉल्यूशन के साथ मैच कर सकते हो। इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी है जो एग्जाम के लिए, किस लेवल की तैयारी आपकी है और कितने और सुधार की आपको जरूरत है। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसमें कहा गया है कि बिंदु -4, 3 कौन से चतुर्थांश में है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है प्यारे बच्चों, हमें ये बताना है। तो अगर हम क्वाड्रेंट सिस्टम XY प्लेन अगर हम बना लें, हम देखेंगे कि ये हमारे पास एक्स अक्ष है, ये यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश लिखते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव साइड होगी, पॉजिटिव एक्स अक्ष, और ये नेगेटिव। इसी तरह से ये y अक्ष हो गया, ये y और ये y डैश, और ये हमारे पास ये मूल बिंदु हो जाएगा जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो x प्लस है, y भी प्लस है, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होंगे वो दोनों ही x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों कैसे होंगे, प्लस के। अब यहाँ पे अगर बात करें, देखो x तो माइनस का है और y प्लस का है, तो ये माइनस और प्लस, तो यहाँ पे जो पॉइंट होंगे वो x निर्देशांक माइनस का होगा और y निर्देशांक प्लस। यहाँ पे देखो x डैश y डैश, यानी कि दोनों ही माइनस, और यहाँ पे x तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो x प्लस का और y नेगेटिव। तो इस तरह से है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये हमारा तीसरा और ये चौथा। अब इसके हिसाब से आपको आंसर देने हैं कि -4, 3 x माइनस का है, x निर्देशांक माइनस का है और y निर्देशांक प्लस का है। तो -4, 3 x निर्देशांक माइनस का और y निर्देशांक प्लस का, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा प्यारे बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो इस तरह से हमें चेक करना है। अब अगर आप इसको बनाना भी चाहें तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, तो यहाँ कहीं है, और y कैसा है, प्लस का है, तो 1 2 3, तो इसकी सीध में हमें यहाँ पे इस जगह पे चलना पड़ेगा। तो ये x -4 हो जाएगा और y प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, कौन सा चतुर्थांश हो गया, दूसरा। तो यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और सेकंड, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु यहाँ पे ये, इसके निर्देशांक क्या होते हैं, यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, तो 0 0 होते हैं। तो यहाँ पे कहा है 0 5 5 0 0 0, तो सी हमारा राइट ऑप्शन है। तो कितने होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास बिंदुओं P दे रखा है, इसके निर्देशांक है XY और क्या हुआ है 0 0 के बीच की दूरी, यानी कि P क्या दूरी निकाल रही है हमारे पास। हमें क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास फॉर्मूला x2 माइनस x1 इसका वर्ग प्लस y2 माइनस y1 इसका वर्ग। अब यहां से अगर हम देखें, यहां से अब x -0 कर लो या 0 - x कर लो, कोई फर्क नहीं। जैसे ये फॉर्मूला तो हम ये लिखते हैं, अगर हम x1 माइनस x2 इसका वर्ग प्लस y1 माइनस y2 इसका भी वर्ग करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी बात वही होगी। देखो p क्या हो हमारे पास, अगर हम ले, देखो ये x1 y1 x2 y2, तो 0 - x इसका वर्ग प्लस 0 - y इसका वर्ग। तो यहां से देखो -x का वर्ग यानी कि x स्क्वायर हो गया और -y का वर्ग यानी कि y स्क्वायर हो गया। तो ये बना हमारे पास। और अगर हम इस तरीके से चले, x -0 इसका वर्ग प्लस x -0 इसका वर्ग प्लस y -0 इसका वर्ग, y -0 इसका वर्ग, x -0 x का वर्ग प्लस y का वर्ग। तो दोनों में से किसी भी तरीके से चलने, हमारा आंसर तो बिल्कुल सेम ही आ रहा है दोनों ही केस में। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। अब इसका आंसर ढूंढते हैं। ये आया हमारे पास क्या, कि वर्गमूल
वर्गमूल है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो ध्यान रखना, आप इसको ऐसे मत कर देना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्गमूल है तो ये इसके साथ काट दे, इसके साथ एक्स प्लस वाई लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, हम ये तो तब कर सकते थे ना कि जब हमारे पास ये ऐसे होता, जब हमारे पास ये एक्स प्लस वाई इसका स्क्वायर होता और यहाँ पे वर्गमूल होता, फिर हम कैंसिल कर लेते, फिर हमारे पास एक्स प्लस वाई होता। लेकिन ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो हमारे पास इसी तरह से रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप ऑप्शंस में देखें कि वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले है वर्गमूल एक्स प्लस वाई, नहीं, वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये है हमारे पास। तीसरा एक्स प्लस वाई, ये जानबूझ के ऐसा दिया ताकि आपको कभी ऐसा ना करे, तो इस तरह से कंफ्यूजन कर नहीं करना है प्यारे बच्चों। आपको ध्यान रखना है कि ये एक्स प्लस वाई उसका वर्ग और उसका वर्गमूल होता, तब ऐसा सिचुएशन आती है हमारे पास। तो ये भी नहीं हो सकता यहाँ पे इसका वर्गमूल गए हुए, तो बी है जो हमारा वो राइट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे हम थोड़ी जगह बना लेते हैं क्योंकि हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, बिंदुओं 2, 4, 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, मध्य बिंदु सूत्र लगाना है। तो यानी कि अगर हमारे पास P और Q 2 पॉइंट है, x1 y1 और x2 y2 और M मध्य बिंदु है, तो M बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, M बिंदु के निर्देशांक क्या होगा मेरे बच्चों, x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। तो ये हमारे पास उत्तर होता है मध्य बिंदु सूत्र। अब आपको तो देखो क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ब्लैंक के रूप में आपको फिल करना है ये। तो आपको तो सीधी सी बात है, क्या करना है, फॉर्मूला अपना माइंड में सोच लो। तो ये x1 y1 x2 y2, 2 और 6 8, 8 बटे में 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 और -8, 4 और -8 को जोड़ेंगे तो -4 बनेगा, -4 के बटे में 2 कितना आ जाएगा, -2। तो प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर आ गया। ये तो जब आपको बड़े क्वेश्चन करने होते हैं तो इस तरह ही चलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो सीधा ही आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास बिंदु 8 - 2, 8 - 2 और 3 - 6, 3 - 6 इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अगर हम इसको ए बिंदु और बी बिंदु माने तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि दूरी सूत्र लगा देंगे हम। अब प्यारे बच्चों देखो, पहले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑप्शनल थी, हमने एमसीक्यूज लिए, फिर हमने एक ब्लैंक ले लिया। अब इसमें 1 वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ सकता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके पास ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके पास एमसीक्यूज ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ब्लैंक्स भी आ सकते हैं और आपको थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ सकता है, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो हम दूरी ए बी निकालते हैं, सूत्र लगाते हैं। अब देखो 8 - 3 कर लो या 3 - 8 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 8 - 3 इसका वर्ग प्लस, अब ये देखो -2 और ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका वर्ग हो गया। यहां से 8 - 3 5, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, माइनस के 2 और प्लस के 6, माइनस के 2 और प्लस के 6 4 आ जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और ये आ गया वर्गमूल 41। 25 की और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, वर्गमूल 41 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप x1 - x2 इसका वर्ग कर लो या x2 - 1, देखो दूसरे तरीके से करके देखें। 3 - 8 इसका वर्ग प्लस -6 और +2 इसका वर्ग। तो यहां से जब हम इसको करते हैं तो 3 - 8 -5, -5 का वर्ग तो 25 हो जाएगा, -6 + 2 -4, -4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो ये भी वर्गमूल 41 ही आ जाएगा। तो सेम रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जैसे मर्जी आप कर लें। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5।
पहले बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि बिंदुओं 7, 6 और 3, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का y निर्देशांक होगा। मध्य बिंदु का y निर्देशांक, पहले बच्चों इसका मध्य बिंदु देखो क्या बनेगा। 7 और 3 10 बटे में 2 5 और 6 और 7 13 बटे में 2 यानी कि 13 बटे 2 लिख दिया। तो x निर्देशांक तो 5 आ गया और y निर्देशांक 13 बटे 2 आ गया। अब y निर्देशांक कुछ है तो ये 13 बटे 2 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो 5 है, 6 है, 7 है और 6.5 है। अब देखो 13 बटे 2 6.5 यही होगा ना हमारे पास। जब इसको हम 2 से भाग कर देंगे 13 को तो 6.5 आ जाएगा, यानी कि डी हमारे पास राइट ऑप्शन है। फिर इसको दशमलव में लिखेंगे तो 5 और 6.5 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया निम्न में से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। तो प्यारे बच्चों अगर हम एक्स वाई प्लेन बनाए, कार्तीय तल अगर हम बनाए तो ये x, यहाँ पे x डैश, y डैश और ये मूल बिंदु। तो प्यारे बच्चों x अक्ष पे कहीं भी कोई भी पॉइंट हो उसका y निर्देशांक 0 होगा, ये आपने ध्यान रखना है। x अक्ष पे कोई भी पॉइंट ऐसा होगा, x अक्ष पे कोई भी पॉइंट a0 इस टाइप का होगा। a का मान बदलता रहेगा, इधर उधर होता रहेगा। a प्लस का हो तो इधर आ जाएगा, a माइनस का हो तो इधर आ जाएगा, a0 हुआ तो ये मूल बिंदु बन जाएगा। लेकिन x अक्ष पे कोई भी पॉइंट ऐसा होगा उसका y निर्देशांक 0 होगा। ठीक इसी तरह से y अक्ष पे कोई भी पॉइंट पे जो x निर्देशांक है वो 0 होगा और ये ऐसा होगा, यानी कि y प्लस का हो तो ऊपर की तरफ, ऐसे इनमें से हो सकता कोई ना कोई। y अगर माइनस का हो तो नीचे आ जाएगा, लेकिन रहेगा वो y अक्ष पे। अब उसने कहा है कि निम्न में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित नहीं है। x अक्ष पे कौन सा स्थित होता है, जिसका y निर्देशांक 0 होता है। अब देखो इसका y निर्देशांक 0 ठीक है, x निर्देशांक कुछ भी हो, y निर्देशांक 0 होना चाहिए तो वो x अक्ष पे होगा। इसका भी y निर्देशांक 0, इसका भी y निर्देशांक 0। देखो ये जो 0 0 यानी कि मूल बिंदु, ये तो x अक्ष पे भी है, y अक्ष पे भी है, यानी कि x अक्ष पे तो है। यहाँ पे देखो y निर्देशांक कितना हो गया, 7 होगा, यानी कि ये x अक्ष पे नहीं हो सकता, ये कहाँ पे होगा, y अक्ष पे होगा, क्योंकि x निर्देशांक 0 हो रहा है यहाँ पे। तो हमें तो सिर्फ इतनी बात थी कि x अक्ष पर कौन सा स्थित नहीं है। कौन सा स्थित होता है, जिसका y निर्देशांक 0 होता है, इनका 0 है, इसका नहीं है, यानी कि ये x अक्ष पे स्थित नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें कहा गया निम्न में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है। अब की बार पहले तो क्या था, स्थित नहीं है, अब की बार क्या लिया, स्थित है। तो कोई भी बिंदु अगर y अक्ष पे होगा तो उसका x निर्देशांक 0 होगा। अब यहाँ पे देखो x निर्देशांक 0 है तो पक्का ये y अक्ष पे होगा। और देखते हैं इसका x निर्देशांक 0 नहीं है, यानी कि ये y अक्ष पे नहीं होगा। इसका भी x निर्देशांक 0 नहीं है तो ये भी y अक्ष पे नहीं होगा। इसका भी x निर्देशांक 0 नहीं है तो ये भी y अक्ष पे नहीं होगा। y अक्ष पे होने के लिए क्या कंडीशन है, x निर्देशांक 0 होना चाहिए, वो एक में ही है, तो यही हमारा वो बिंदु है जो y अक्ष पे स्थित है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा हमें। यहां पे हमारे पास 2 बिंदु दिए हुए हैं, क्या क्या, -1 और 7, और दूसरा है हमारे पास 4 और -3, 4 और -3, 4 और -3। तो यहाँ पे ये P, ये Q और ये R हो गया। कहीं पे किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 में। थोड़ा सा R को इधर कर लो, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, बस ये है कि भाई इधर 2, ये 2 अनुपात और ये 3 अनुपात। तो विभाजन सूत्र क्या कहता है, R बिंदु के निर्देशांक क्या बनेंगे, R बिंदु के निर्देशांक क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2, इसी तरह से
m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब यहां से देखो हमारे पास x1 का मान है -1, y1 का मान है 7, x2 का मान है 4 और y2 का मान है -3। ये x1, y1, x2, y2 और m1 का मान है 2 और m2 का मान है 3, m1 और ये m2। अब इसके लिए हमें सोल्व करना है। अब पहले बच्चों देखो m1 x2, m1 की वैल्यू है 2 और x2 की वैल्यू है 4। तो 2 की और 4 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, गुना करेंगे तो। और m2 है 3 और x1 है -1, तो 3 की और -1 की करेंगे तो -3 आ गया। डिवाइड बाय m1 की वैल्यू है 2 और m2 की वैल्यू है 3, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि हमें तो शॉर्ट में ही करना है ना ये। और ये किसी तरह से m1y2 माइनस के 6, m1y2 -6 प्लस m2y1 21 हो जाएगी, 21 हो जाएंगे। और ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 3 5, तो यहाँ पे 5/5 और ये 15/5, तो ये 1 आ जाएगा, 5 3 15, 3 आ जाएगा। तो कह रहे बच्चों ये मिल गया हमें, जो पॉइंट आया है वो क्या आ गया 1 और 3। पहले ही ऑप्शन में 1 और 3 है, दूसरे में -1 3 है, तीसरे में 1 और -3 है और चौथे में -1 और -3 है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों ये हुए चैप्टर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 11 जिसका नाम है रचनाएं, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के। यहाँ पे पहले बच्चों बहुत ज्यादा से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं बनते हैं, फिर भी हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। 5 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो आप चाहे तो एक बार इनको ट्राई करके देख सकते हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं या नहीं। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसमें कहा गया है कि सेट स्क्वायर में कोण होते हैं, कि सेट स्क्वायर में कोण कैसे होते हैं, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। ए और बी दोनों विकल्प सही है और डी हमारा जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि सेट स्क्वायर आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है तो इसको हम सेट स्क्वायर बोलते हैं। यहां पे हमारे पास इसमें अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो यहां पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 2 साइड्स इक्वल है, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर है, और ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। तो प्यारे बच्चों ये जो सेट स्क्वायर है जिसमें हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है और साथ में कैसी है विषम बाहु है, तो इसके जो कोण है वो है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें 2 भुजाएं बराबर है, तो समकोण त्रिभुज है एक कोण तो 90 डिग्री का होगा और 2 भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो वो कोण 45 डिग्री के हो जाएंगे। तो दूसरा जो सेट स्क्वायर है उसमें जो कोण होंगे वो कितने डिग्री के होंगे 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों जो सेट स्क्वायर है हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स में, जो सेट स्क्वायर है उसमें जो कोण है वो कितने डिग्री के हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एक तो ये है सेट हमारा, और दूसरा है 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों देखो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, दूसरे ऑप्शन में 45 डिग्री और 90 डिग्री, दोनों ही ठीक है, यानी कि इसका मतलब ए और बी दोनों विकल्प सही है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है
कि एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कम से कम कितने भाग ज्ञात होने चाहिए, कि हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है तो कितने भाग हमें ज्ञात होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको एक त्रिभुज की रचना करनी है तो 3 भाग जरूर आपको पता होने चाहिए। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3 भाग हमें उसके ज्ञात होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी की रचना संभव नहीं है यदि, यानी कि हम त्रिभुज एबीसी की रचना नहीं कर सकते यदि AB प्लस BC बराबर है AC। अब प्यारे बच्चों, AB प्लस BC बराबर AC हो गया तो इसका मतलब तीनों बिंदु सरेखी हो गए, यानी कि एक ही रेखा पे हो गए। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, तो त्रिभुज तो बनेगी नहीं। तो यहां से इस केस में हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर बी ऑप्शन की बात करें, अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन में है हमारे पास AB प्लस BC छोटा है AC का, AC से। AB प्लस BC छोटा है AC से। तो पहले बच्चों आप सोच के देखो कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का जोड़ क्या तीसरी भुजा से छोटा हो सकता है? नहीं, हमें पता है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यानी ये भी सिचुएशन गलत है। इस परिस्थिति में भी त्रिभुज नहीं बनी और इस त्रिभुज में परिस्थिति में भी त्रिभुज नहीं बनी। तो यहाँ पे इसमें कहा कि ए और बी दोनों विकल्प, ये जो विकल्प है ये दोनों ही ऐसे हैं जिसमें हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। और डी में क्या है कि AB प्लस BC बड़ा है AC से। अब देखो त्रिभुज की 2 भुजाओं का जोड़ तो तीसरी भुजा से ज्यादा होता है, तो ये तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम इसमें भी है और इसमें भी है, क्योंकि ये बिंदु सरेखी हो जाएंगे और त्रिभुज की 2 भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। तो ये दोनों यहाँ पे प्रॉब्लम है हमें, इन केसेस के लिए हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यानी कि हमारा जो विकल्प सी है वो सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज के 2 कोण समान माप के हैं। तो प्यारे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है और उसके 2 कोण समान माप के हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होगा? अब प्यारे बच्चों, हमारे पास जब समकोण त्रिभुज है तो एक कोण तो 90 डिग्री का हो गया और जो बाकी के 2 कोण बचे, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो बाकी के जो 2 बचे उनका जोड़ कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ तो 180 डिग्री होगा और एक हमारा समकोण है तो 90 डिग्री का है ये। अब उनके दोनों कोणों के माप समान है तो 90 का आधा कर दो 45 डिग्री, तो बाकी के जो 2 कोण बचेंगे वो 45 और 45 डिग्री के बचेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब आप देख ले इसमें किसमें, तो 45, 45 और 90, डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे 2 कोण तो समान है लेकिन ये समकोण भी नहीं है और इनका तीनों का जोड़ 180 डिग्री भी नहीं बन रहा। यहाँ पे ये 2 कोण तो समान है लेकिन इनका तीनों का जोड़ 180 डिग्री भी नहीं है और ये समकोण त्रिभुज भी नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण तो आया इन दोनों में किसी में। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण तो आ गया लेकिन 2 कोण समान नहीं आए, यानी कि ऑप्शन आपके पास डी ही बचेगा। तो डी आपका राइट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सी स्थिति में त्रिभुज की रचना संभव नहीं है? निम्न में से कौन सी स्थिति में त्रिभुज की रचना संभव नहीं है? पहला, यदि 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हो। नहीं, इसमें तो त्रिभुज हम बना सकते हैं। अगर 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दे दिया तो हम त्रिभुज बना सकते हैं बड़ी आसानी से। नेक्स्ट है, 3 भुजाएं दी गई हो, ये तो बहुत छोटी क्लासेस से बनाते आ रहे हैं। अगर 3 भुजाएं दे रखी है तो हम त्रिभुज बना देंगे, रचना कर देंगे। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, 2 कोण और उनके बीच की भुजाएं दी गई हो, यानी कि उनके अंतर्गत भुजा दी गई है, तो 2 कोण और उनके बीच की भुजा का माप दे रखा है तो भी त्रिभुज बना देंगे, रचना की जा सकती है। नेक्स्ट है, अगर 2 भुजाएं दे रखी हो, नहीं, एक त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम 3 भाग हमारे पास होने चाहिए, हमने दूसरे क्वेश्चन में किया था, यानी कि इससे संभव नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इससे हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।